नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। देखिए, एमसीक्यू की जो सीरीज है, आज हमने जो टोटल प्रश्न लिए हैं, ये जियोग्राफी के पूरे प्रश्न हैं, जिनको हम वन बाय वन यहाँ पे सारे डिस्कस करेंगे। तो ये 30 प्रश्न हैं और इन 30 प्रश्न को सॉल्व करने के बाद आपको अच्छे खासे फैक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो स्टेटमेंट वाले हैं और आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है। तो दो दो तीन तीन फैक्ट एक साथ हर प्रश्न में आपको मिलेंगे। तो चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और दूसरों को भी शेयर करिए, थोड़ा हमें सपोर्ट करिए। तो शुरू करते हैं वन बाय वन सारे प्रश्नों को हम। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है, भारत के भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो दिया गया है, भारत का मरुस्थल केवल लूनी से लेकर जैसलमेर और जोधपुर के बीच विस्तृत है। दूसरा स्टेटमेंट है, सिंधु गंगा के मैदान महान जलोढ़ मृदा के क्षेत्र हैं जो उत्तर में हिमालय को दक्षिण में प्रायद्वीप से अलग करते हैं। और तीसरा जो दिया गया है, पश्चिमी तटीय पट्टी पूर्वी तटीय पट्टी की तुलना में संकीर्ण है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमें दिए गए, हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। देखिए, अगर भारत के मरुस्थल की बात की जाए तो इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक तो बड़ा मरुस्थल इसको कह सकते हैं और एक को छोटा मरुस्थल कह सकते हैं। तो जो बड़ा मरुस्थल है उसका अगर एक बाउंड्री हम कवर अप करना चाहें तो ये कच्छ के रण से लेकर के कहाँ तक जाएगा, उत्तर की ओर लूनी नदी तक का है ये। तो ये बड़ा मरुस्थल। और छोटा मतलब जो छोटे मरुस्थल की बात करें तो इसका जो विस्तार है वो जैसलमेर और जोधपुर के बीच में लूनी से उत्तर पश्चिम तक का ये जाता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो गलत होगा कि ये जो लिखा ना केवल लूनी से जैसलमेर, तो ये तो नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आप आपको मैंने आपको यहीं पे बताया अभी। तो वो गलत क्यों होगा वो आपने एक्सप्लेनेशन में देखा। इसके बाद नेक्स्ट है, सिंधु गंगा के मैदान महान जलोढ़ मृदा के क्षेत्र हैं जो उत्तर में हिमालय को दक्षिण में प्रायद्वीप से अलग करते हैं। तो सही बात है, एक जो जल विभाजक एरिया है इंडिया का वो यही है। अगर सिंधु गंगा के मैदान की बात करें तो उत्तर भारत में तीन ही जो है नदियां हैं, एक सिंधु है, एक गंगा है, इधर फिर ब्रह्मपुत्र है। तो ये जो मैदान है इसी से ये जो एक डिवीजन हुआ है इनका हुआ है। ठीक है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो लगभग 2400 किलोमीटर लंबे और लगभग 320 किलोमीटर चौड़े गंगा और सिंधु के मैदान को तीन अलग अलग कौन कौन से, एक तो सिंधु है, फिर गंगा है और फिर ब्रह्मपुत्र है, ये तीनों की जो नदी बेसिन प्रणालियां हैं इनके इनसे बनाए गए हैं यहाँ के जलोढ़ मृदा के क्षेत्र। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और तीसरा जो दिया गया है, पश्चिमी तटीय पट्टी पूर्वी तटीय पट्टी की तुलना में संकीर्ण है, तो ये सही है। अगर आप देखेंगे तो पश्चिमी तटीय जो पट्टी है उसकी ऊंचाई ज़्यादा आपको मिलेगी और जो पूर्वी तटीय पट्टी है उसकी ऊंचाई कम मिलेगी। तो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच एक संकीर्ण तटीय पट्टी है, जबकि पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में व्यापक तटीय मैदान है। क्यों है, क्योंकि जो नदियां हैं उन्होंने जो तट है उनको काट काट के उनको डेल्टा बना दिया है और वो एक मैदान के रूप में विस्तृत हो गए हैं, और यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ये 2 और 3 करेक्ट होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनमें से पूछा गया है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला जो दिया गया है, पटकाई बूम हिमालय पर्वत प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो पटकाई बूम मतलब जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ वो हिमालय का हिस्सा है, वो तो मतलब अंडमान तक जाती है ना। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। पटकाई बूम हिमालय पर्वत प्रणाली का हिस्सा है। दूसरा है, मणिपुर को मोलेसिस बेसिन के रूप में जाना जाता है। तो ये मणिपुर को नहीं जाना जाता है, ये मिजोरम को जाना जाता है। ठीक है। और लुसाई पहाड़ियाँ पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा हैं। तो ये सही है स्टेटमेंट। लुसाई पहाड़ियाँ जो है वो, लुसाई पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, ये असम में हैं और ये पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है। और इसके बाद जो चौथा दिया गया है, फुमडी के लिए प्रसिद्ध लोकटक झील नागालैंड में स्थित है। तो ये नागालैंड में स्थित नहीं है, बल्कि ये कहाँ पे स्थित है, ये मणिपुर में स्थित है। इस प्रश्न में आपको बताना था सही नहीं है, कौन से सही नहीं है। तो एक नहीं सही, दो नहीं सही और चार नहीं सही। तो ऑप्शन बी यहाँ पे यानी दूसरा जो है ये करेक्ट हो जाएगा, और जो सही था वो हमने आपको बता दिया। इसका जो तीसरा प्रश्न दिया गया है, पूर्वी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या कथन दिए गए हैं हम सारे पढ़ते हैं वन बाय वन। अनाईमुड़ी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो अनाईमुड़ी नहीं है, ये महेंद्रगिरी है। ठीक है। महेंद्रगिरी, इसकी ऊंचाई जो है वो 1501 मीटर के आसपास है, जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा स्टेटमेंट, गोदावरी महानदी और कृष्णा जैसी नदियां पूर्वी घाट से होकर बहती हैं
और जो तीसरा स्टेटमेंट है, पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट नवीन पर्वत श्रेणी है जो असंतत पहाड़ियों की श्रेणी है। तो ये तो खैर सही है। गोदावरी, महानदी, कृष्णा ये सारी कहाँ मिलती हैं? बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं, जो कि पूर्वी घाट से ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती हैं। और अगर तीसरे स्टेटमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए पूर्वी घाट जो है वो पश्चिमी घाट से पुराने हैं। हालांकि सालों तक होने वाले नदियों द्वारा जो अपरदन हो रहा है, जैसे कि ये नदियां जा रही हैं तो ये अपरदन कर रही हैं ना, तो इस वजह से उनकी ऊंचाई जो है थोड़ी कम हो गई है। तो यहाँ पे 3 जो है ये गलत होगा। वो पहाड़ियाँ असंतत पहाड़ियाँ हैं। ठीक, तो यहाँ पे केवल क्या सही होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, केवल 2। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पर्वत भारत में विद्यमान हैं? तो बलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। अब तीनों ही पर्वत तो हैं। बलित पर्वत में हिमालय आ जाएगा, ज्वालामुखी पर्वत में अंडमान निकोबार का जो पर्वत है वो आ जाएगा, जो ज्वालामुखी पर्वत है, और अवशिष्ट में आपका अरावली आ जाएगा। यही हो जाएंगे। ठीक है, बलित पर्वत की अगर डेफिनेशन की देखें तो ये क्या होते हैं? ये पर्वत तलहटी चट्टानों में वलय पड़ जाने के कारण ऊपर उठते हैं। जैसे कि तेतीस सागर में जब बलन पड़ना शुरू हुआ तो हिमालय की उत्पत्ति हुई, और हिमालय आज भी ऊपर उठ रहा है, यानी आज भी वो ऊंचा हो रहा है टेक्टोनिक प्लेट की गतिविधियों के कारण। ज्वालामुखी पर्वत की अगर हम बात करें तो इन पर्वतों का निर्माण कैसे होता है? वो ज्वालामुखी विस्फोट से होता है। जो ज्वालामुखी विस्फोट से लावा निकलते हैं वो उनके मुख पर जम जाते हैं, और जो लावा होता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है, तो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता है। तो इस वजह से पर्वत का एक निर्माण कर लेते हैं वो। भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ऐसे पर्वत हैं। अवशिष्ट पर्वत की बात करें तो ये पर्वतों का निर्माण कैसे होता है? ये अपर्दन से होता है। बहुत समय तक ये पर्वत धीरे धीरे अपर्दित होते 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 ये एक मैदान का रूप ग्रहण कर लेते हैं, जैसे कि अरावली है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 1, 2 और 3 तीनों ही टाइप के पर्वत इंडिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा नवीन जलोढ़ मृदा से बना है, जिसको हम क्या कहते हैं? खादर। खादर मृदा गहन कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। और इसका जो तीसरा स्टेटमेंट है, बांगर क्षेत्र में नदी जल सरिताएं विलुप्त होती हैं और तराई क्षेत्र में पुनः अवतरित हो जाती हैं। अब हम पूरी चीज़ें यहाँ पे वन बाई वन समझ लेते हैं। देखिए उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? वो पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है, नई जलोढ़ मृदा से नहीं बना है। यह बाढ़कृत मैदान के ऊपर स्थित है। इनका क्या नाम होगा? इनको कहा जाएगा बांगर। तो ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। और जो नए निक्षेप होते हैं उनको हम कहते हैं खादर। ठीक है, और जो खादर होते हैं वो उपजाऊ भूमि की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। गहन खेती के लिए बहुत ही आदर्श जमीन होती है वो। अब देखा जाए अगर, तो मान लिया ये पहाड़ है, शिवालिक है। ठीक है, ये शिवालिक है। अब यहाँ से जब नदियाँ निकलती हैं तो यहाँ से अपने साथ वो अवसाद लेकर आती हैं। जब वो अवसाद लेकर आती हैं तो ये बिल्कुल तलहटी में पर्वतों के जमा करती चली जाती हैं। ठीक है, अब ये जो धीरे धीरे क्षेत्र होता है ये ऊंचा उठता चला जाता है। तो जब नदियाँ नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आती हैं तो इसके नीचे विलुप्त हो जाती हैं, और उसके कुछ दूर बाद फिर यहाँ पे तराई का क्षेत्र पड़ता है, तो यहाँ पे नदियाँ फिर से निकल आती हैं। तो ये आपका है तराई, और इसको कहा जाता है भाबर। ठीक है, तो ये भाबर क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त होती हैं और तराई क्षेत्र में पुनः उत्पन्न हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं वो मैंने आपको सारी चीज़ें, सारा प्रोसेस अभी तक ये पूरा समझाया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। इसमें जो सही होगा वो होगा 1, 2 और 3 तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट दिए गए हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला दिया गया है इसमें, यह आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों से निर्मित है। यह एक अस्थिर क्षेत्र है जो अत्यधिक भूकंप प्रवण है, और इस पठार में चौड़ी और उथली घाटियां तथा घुमावदार पहाड़ियां हैं। तो देखिए अगर प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो ये पृथ्वी की सतह में उपस्थित प्राचीन भूभागों में से एक है। इसे पृथ्वी पर उपस्थित सबसे स्थिर, या स्थिर यहाँ पे लिखा ना, सबसे स्थिर क्षेत्र के रूप में माना जाता है। और ये जो प्रायद्वीपीय पठार हैं ये किससे बने हैं? ये आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बने हैं। एक टेबल लैंड की तरह हैं ये। ठीक है, पठारों में चौड़ी और उथली घाटियां तथा गोल पहाड़ियां पाई जाती हैं, यानी गोल या घुमावदार पहाड़ियां पाई जाती हैं। तो इसके हिसाब से 1 और 3 सही होगा, 2 सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि यहाँ लिखा यह एक अस्थिर क्षेत्र है, बल्कि यह एक स्थिर क्षेत्र है। तो वैसे भी आप अगर आप मैप में देखेंगे भूकंप जोन का, तो जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ पे सबसे कम इसका वो मिलता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र को तीसरा ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बाद माना जाता है, और दूसरा है एकीकृत पर्वत विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र
यानी ICIMOD विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी केंद्र है। तो देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो सही है, हिंदू कुश हिमालय का तीसरा ध्रुव माना जाता है। क्यों माना जाता है? बहुत ज़्यादा वहाँ पे परमाफ्रॉस्ट है, बहुत ज़्यादा बर्फ जमी है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बाद तीसरा ध्रुव इसको माना जाता है हिंदू कुश को। और जो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, ये WMO का क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है। तो सातवां का जो होगा वो केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रिची आर्कीपेलागो और लैब्रिनीथ द्वीप समूह किस द्वीप समूह का भाग है? तो ये दोनों जो द्वीप समूह हैं, ये किस द्वीप समूह के भाग हैं, ये हमें बताना। तो देखिए भारत में दो मुख्य द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी में है और दूसरा कहाँ पे है? वो अरब सागर में है। तो अरब सागर में यानी पश्चिम में है, और जो बंगाल की खाड़ी में है वो पूरब में है। बंगाल की खाड़ी में अगर बात की जाए तो जो समूह में छोटे बड़े द्वीप लगभग कितने हैं? 572 निकोबार द्वीप समूह की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और यह द्वीप समूह लगभग 6 अंश उत्तर से लेकर 14 अंश उत्तर अक्षांश तक है, तथा 92 अंश पूर्वी देशांतर से लेकर 94 अंश पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। अब बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह में दो मुख्य द्वीप समूह हैं। पहला कौन कौन सा है? एक तो रिकी आर्कीपेलागो है और दूसरा लैब्रिनिथ द्वीप समूह है। इस द्वीप समूह के उत्तर में क्या स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो इसको आप याद रखिएगा। एक और स्टेटमेंट है, कचाथीवू पाक जल संधि में अवस्थित एक छोटा सा द्वीप है। तो कचाथीवू जो कहाँ पे होगा? पाक जल संधि कहाँ है? ये यहाँ पे, ये श्रीलंका है, तो यहाँ पे ये पाक स्टेट है। तो यहाँ पे एक द्वीप है, इसको कचाथीवू द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इसको आप एक एडिशनल फैक्ट है, इसको भी याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है तो आप इसको भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा, बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह में दोनों पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी घाट निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों में विस्तारित है? तो आपको बताना है कि पूर्वी घाट जो है वो किन किन राज्यों में विस्तारित है। तो अगर हम मैप के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो मैप है मैं इसको सही से तो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से ऐसे बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा, फिर तेलंगाना हो जाएगा, और फिर ये उड़ीसा हो जाएगा। तो इन्हीं चारों राज्यों में जो आपका क्या कहते हैं पूर्वी घाट है वो है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा, इसमें क्या क्या लिखा है? पश्चिम बंगाल में तो नहीं है, ठीक है, तो तेलंगाना में है, और कहाँ पे है? और ये आंध्र प्रदेश में, केरल में भी नहीं है, केरल पश्चिमी घाट पे पड़ता है। तो दो और तीन यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। कौन कौन सा है? पलनी पहाड़ियाँ हैं, कार्डामम इलायची की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, और अनायमलाई की पहाड़ियाँ हैं। तो ये आपको बताना है कि इसको नॉर्थ टू साउथ यानी ऊपर से नीचे व्यवस्थित करना है। अब अगर देखें उत्तर से दक्षिण का इसका क्रम क्या है, तो देखिए पहले नीलगिरी है, फिर पलनी है, फिर अनामलाई है, और फिर इलायची की पहाड़ियाँ यानी केरल में जो कार्डमम है वो है। ठीक है, और एक फैक्ट और हम आपको यहाँ पे बताएं, नीलगिरी की पहाड़ियों में ही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मीटअप करते हैं यानी मिलते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे नीलगिरी, और उसके बाद फिर पलनी, और उसके बाद फिर अनामली, और ये कार्डमम या इलायची की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित रामसर स्थल में से कौन सा ताजे जल का निकाय है? तो जो ताजे जल का निकाय है वो है कोलोरी झील। कोलोरी झील कहाँ पे है? तो जो कोलोरी झील है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह एशिया में छिछले ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो इलूरू शहर से 15 किलोमीटर दूर अवस्थित है, और कृष्णा कोलेरू गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है। ठीक है, तो कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के बीच क्या स्थित है? कोलोरी झील स्थित है। कोलेरू, कृष्णा और पश्चिम गोदावरी दो जिलों में विस्तारित है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा ये करेक्ट होगा। अगर हम लोनार झील की बात करें तो ये एक क्रेटर की झील है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है। और अगर चिल्का झील की बात करें तो ये एक खारे पानी की लैगून है, जो कि कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और पैंगोंग त्सो जो कि एक खारे पानी की झील है, ये कहाँ है? लद्दाख में है। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि बांग्लादेश से किन राज्यों की सीमा मिलती है।
तो देखिए अगर हम सारी चीज़ें यहाँ पे देख लें, तो अगर चिकन नेक गलियारा यानी सिलीगुड़ी गलियारा जिसको कहते हैं, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित एक संकीर्ण भूमि का क्षेत्र है जो सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच स्थित है। इसलिए सिक्किम की भूमि सीमा बांग्लादेश से नहीं लगी हुई है। ठीक है, तो सिक्किम कहाँ पे है? सिक्किम ऊपर है, आप देख रहे होंगे, और फिर यहाँ से ये पश्चिम बंगाल यहाँ तक आता है। ठीक है, ये पूरा, उसके बाद फिर तो ये यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। उसके बाद फिर ये आता है, क्या आता है, फिर आएगा आपका असम, और फिर आएगा इधर मिजोरम सबसे लास्ट में है। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल आएगा, सिक्किम नहीं आएगा, बाकी ये तीनों ही स्टेटमेंट सही होंगे, पश्चिम बंगाल, असम और मिजोरम। यानी जो 12 का सही आंसर होगा वो होगा बी, दो छोड़ के बाकी सब सही होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं? तो प्रवाल भित्तियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं आपको ये बताना है। इसमें मन्नार की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, और खंभात की खाड़ी है। तो ये कह रहा कि सभी जगह पाई जाती है, तो सही बात है, प्रवाल भित्तियां जो है वो मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, सभी जगह पाए जाते हैं। ये बीपीएससी में एक बार पूछा गया था, खंभात की खाड़ी में जो प्रवाल भित्तियां हैं पाई जाती हैं, नहीं पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में द्वीप समूहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये दिए गए हैं द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। और इसके बाद दूसरा है, इसमें लक्षद्वीप का समग्र द्वीप समूह प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है। कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर हम बात करें तो ये 10 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल नहीं है, जिनसे वो अलग अलग होते हैं। और भारत का एकमात्र ज्वालामुखी जो बैरन द्वीप पर है, निकोबार द्वीप समूह का ही है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, लक्षद्वीप समूह जो है ये प्रवाल द्वीपों पर ही पूरा निर्मित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, केवल दो। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, उत्तर मैदान केवल लूनी नदी द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। और दूसरा है, नए जलोढ़ निक्षेपों को भांगर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर ये देखा जाए कि उत्तरी भारत का जो मैदान है वो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। तो ये लूनी सिंधु नदी केवल सिंधु नदी से तो नहीं है, वहाँ पे गंगा भी है और ब्रह्मपुत्र भी है। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। और नए जलोढ़ निक्षेपों को भांगर नहीं, इसको खादर कहा जाता है। ठीक है, तो नए जलोढ़ों को क्या कहा जाता है, उनको खादर कहा जाता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी गलत होगा। मतलब खादर या बांगर जो भी आप कह सकते हैं कहिए, लेकिन भांगर नहीं कहा जाएगा। भांगर तो उनको कहा जाता है जो पत्थरों के नीचे नदियाँ बहती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या क्या कथन दिए गए हैं? यह विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वत के अवशेषों का प्रतिनिधित्व करती है। और दूसरा है, साबरमती और लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये अरावली। देखिए अरावली श्रेणी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख भू आकृतिक विशेषता है, जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में दिल्ली से गुजरात के पालनपुर के बीच 800 किलोमीटर तक विस्तृत है। ठीक है, और साबरमती और लूनी नदी का जो उद्गम है वो अरावली से ही होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। एक और दो दोनों ही सही हैं। तीसरे ध्रुव से तात्पर्य है, तो अभी हमने देखा है, लास्ट प्रश्न में ही देखा है। तो तीसरे ध्रुव कौन है? तीसरा ध्रुव, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन हिमालय और हिंदुकुश। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर में दक्षिण तक पर्वतीय श्रृंखलाओं में निर्माण का सही क्रम क्या है? तो इसमें आपको पर्वतों के निर्माण का सही क्रम बताना है क्या है। तो ये जो सही क्रम होगा वो होगा, पहले होगा काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, और फिर पटकाई बुम कहाँ पड़ेगा? वो असम में पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और फिर यहाँ पे आता है पीर पांजाल। तो ये भी याद रखिएगा। तो ये इनका नॉर्थ टू साउथ क्रम है। और फिर यहाँ पे पटकाई बुम असम में आता है। तो हमसे पूछा गया कि उत्तर से दक्षिण, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये हो गया, और सबसे बाद में उसके पटकाई बुम हो गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खादर पट्टी में नदी की धाराएं लुप्त हो जाती हैं। दूसरा दिया गया है, तराई क्षेत्र भाबर पट्टी के दक्षिण में स्थित है, और भांगर क्षेत्र चूनेदार गाद से युक्त होता है। तो यहाँ पे खैर इस जो ये पूरा स्टेटमेंट है इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर ही देख लेते हैं। तराई क्षेत्र भाबर पट्टी के दक्षिण में स्थित है, सही है। जो पत्थर होते हैं वहाँ से नदियाँ फिर से जो मतलब नदियाँ हैं वो विलुप्त हो जाती हैं, फिर से प्रकट होती हैं। और भांगर क्षेत्र चूनेदार गाद से युक्त होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट करेक्ट होगा ये होगा केवल 2 और
3 सही होगा। यहाँ पे देखिए 3 छूट गया है, ये 2 और 3 सही होगा। पहला गलत क्यों होगा? खादर पट्टी में नदी की धाराएं लुप्त हो जाती हैं, तो बल्कि खादर पट्टी में लुप्त नहीं हो जाती हैं, वो भाबर पट्टी में लुप्त हो जाती हैं। तो ये थोड़ा नाम है, इनको याद रखिएगा, इसको कहते हैं भाबर। ठीक है, इसी वजह से पहला गलत हुआ। हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत के प्राकृतिक भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित भू आकृतियों में से कौन ज्वालामुखी नहीं है? तो इसमें अरावली पर्वत श्रेणी, दक्कन ट्रैप, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इसमें से पूछा गया है कि कौन सा जो है ये ज्वालामुखी नहीं है। तो इसमें से अगर हम देखें तो जो ज्वालामुखी हमारा नहीं है वो खाली एक तो अरावली पर्वत है, ये वलित पर्वत था पहले, लेकिन अब ये अवशिष्ट पर्वत बन गया, और लक्षद्वीप जो है ये एक प्रवाल निर्मित द्वीप है। तो 1 और 4 ये होगा। बाकी दक्कन ट्रैप लावा निर्मित है, और अंडमान निकोबार के बारे में आप जानते हैं, वैरन द्वीप पर एक ज्वालामुखी पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रायद्वीप के क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में गोंडवाना कोयला भाग का 90% से अधिक भाग प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है। और दूसरा जो दिया गया है, प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर है वो है डोडा बेटा। तो प्रायद्वीपीय भारत का जो सर्वोच्च शिखर है वो डोडा बेटा तो नहीं है, वो अनाईमुड़ी है। हम इसको देखें, पहले भी देख चुके हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा केवल। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए जो है सही होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला जो दिया गया है कि भारत में अधिकांश हिमनद पीर पांजाल श्रेणी में स्थित है। दूसरा है गंगोत्री हिमनद हिमालय के कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, देखिए भारत के अधिकांश ग्लेशियर जो है वो कहाँ पे स्थित है? वो काराकोरम श्रेणी में स्थित है, पीर पांजाल श्रेणी में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी गंगोत्री हिमनद हिमालय के कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। इसमें 4 राज्य दिए गए हैं और ये कहा गया है कि म्यांमार के साथ अपनी कौन सीमा साझा करता है। ठीक है, तो अगर ये देखा जाए यहाँ पे म्यांमार के साथ कौन कौन सीमा अपनी साझा करता है, तो एक तो अरुणाचल प्रदेश साझा करता है, और उसके बाद फिर मिजोरम साझा करता है। असम साझा नहीं करता, क्योंकि असम जो है अरुणाचल प्रदेश के बाद की बाउंड्री शेयर करता है, नीचे आता है। और मेघालय जो है, मेघालय भी सीमा साझा नहीं करता है। अब अगर हम पूरा ओवरऑल देख लें कि म्यांमार के साथ सीमा रेखा किसकी लंबाई कितनी है, तो अरुणाचल प्रदेश की जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा है, 520 किलोमीटर। और नागालैंड की जो लंबाई है वो 215 किलोमीटर। और मिजोरम की जो लंबाई है वो 510 किलोमीटर। और मणिपुर की जो लंबाई है वो है 398 किलोमीटर। तो ये सारे फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 4। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में तटवर्ती मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो 3 कथन दिए गए हैं। पहला है, पूर्वी तटीय मैदान अपने उद्गामी प्रवृत्ति के कारण पत्तनों और बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक स्थितियां प्रदान करता है। दूसरा है, पश्चिम तटीय मैदानों से होकर बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। और तीसरा है, मालाबार तट में कयाल का उपयोग मछली पकड़ने और अंतर्देशीय नौ परिवहन के लिए किया जाता है। तो इसमें से हम देखते हैं वन बाय वन सारे क्या सही है क्या गलत है। तो देखिए पश्चिमी जो तट है वो एक निमज्जित तट का उदाहरण है। अपनी निमज्जन प्रवृत्ति के कारण यह एक संकीर्ण क्षेत्र है। हमने पहले भी प्रश्न में डिस्कस किया है, वो एक संकीर्ण एरिया है। यहाँ पत्तनों और बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक स्थितियां प्रदान करता है, जैसे कि क्या क्या है, कांडला है, मझगांव है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, न्यावा शेवा है, और मारमा गांव है, मंगलूर है। ये सारे समुद्री बंदरगाह या समुद्री पत्तन वहाँ पे हैं। अब उभरा हुआ तट होने के कारण यहाँ पत्तन और पोताश्रय कम है। यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ का विस्तार समुद्र में 500 किलोमीटर तक है, जिसके कारण यहाँ पत्तनों और पोताश्रयों का विकास मुश्किल से हो पाया। तो कथन 1 जो होगा ये गलत हो जाएगा। प्राकृतिक स्थितियां प्रदान करता है तो ये नहीं करता है। बाकी अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो पश्चिमी तटीय मैदानों से होकर बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती, तो सही है कि पश्चिमी जो तट है वो बहुत ज़्यादा संकीर्ण है और उत्तर और दक्षिण की तरफ चौड़े होते चले जाते हैं। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ क्या है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो पूर्वी घाट की जितनी भी नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। और मालाबार तट पर कयाल का उपयोग मछली पकड़ने और अंतर्देशीय नौ परिवहन में किया जाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा ये करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली बड़ी बड़ी नदियों का स्रोत है, पश्चिमी घाट। और उसके बाद फिर
आकृति की दृष्टि से यह एक संपूर्ण इकाई है। और तीसरा दिया गया, यह दीवार की भांति खड़ा है जिससे केवल दर्रों से ही पार किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसमें से पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए, अगर पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक का विस्तृत है। यानी गुजरात में जो ताप्ती बहती है वहां से लेकर केरल, ये सब पूरा यहाँ तक का ये पूरा पश्चिमी घाट ही है। ठीक है। यह दीवार की भांति खड़ा एक ढाल नुमा क्षेत्र है जिसे केवल दर्रों से ही पार किया जा सकता है। आकृति की दृष्टि से यह संपूर्ण एक इकाई है तथा प्रायद्वीपीय पठार में पूर्व की ओर बहने वाली बड़ी बड़ी नदियों का स्रोत है। क्योंकि जैसे आप नर्मदा है, गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा, ये सारी कहाँ से निकलती हैं? पश्चिमी घाट से ही निकलती हैं। ये सारी नदियाँ पश्चिमी घाट से ही निकलती हैं। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, तीनों ही करेक्ट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। दूसरा है काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। और तीसरा है दक्कन पठार ताप्ती नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। तो यहाँ पे काली नदी जो है भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी से ये नहीं है। बाकी जो है ये सारा ही सही है, दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 सही है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आप प्रसिद्ध सेला पास तवांग मठ की समृद्ध बौद्ध विरासत, जीरो म्यूजिक फेस्टिवल और बार्डो छम नृत्य का अनुभव लेते हुए यात्रा कर रहे हैं, तब आप भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हैं? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि किस राज्य में है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में आप होंगे। क्योंकि सेला पास कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तवांग मठ भी वहीं पे है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यह पर्वत दर्रा नेपाल, भारत, चीन के बीच रणनीतिक त्रिसंधीय सीमा पर स्थित है। इसका उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने तीर्थयात्रियों द्वारा किया जाता है। भारत और चीन ने 1992 में इस दर्रे के माध्यम से अपना पहला सीमा व्यापार मार्ग खोला था। तो ये पूछा जा रहा है ये किस दर्रे की बात ऊपर हो रही है? तो यहाँ पे जो दर्रे की बात हो रही है वो लिपुलेख दर्रे की बात हो रही है। ठीक है। लिपुलेख दर्रा नेपाल, भारत और चीन के बीच एक रणनीतिक त्रिसंधीय सीमा पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से कौन भारत के 0 माइल सेंटर के निकटतम देशांतर पर स्थित शहर है? तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हैदराबाद। ठीक है। देखिए, नागपुर जो है भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु पर स्थित है। उसको हम 0 माइल सेंटर नागपुर को कहते हैं। तो उसके नियर पूछा गया है तो हैदराबाद बगल में आ जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न है, कक्ष के रण के बारे में पूछा गया है कि इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया गया है, यह एक विस्तृत वानस्पतिक विहीन एवं ज्वारीय कीचड़दार भूमि है। दूसरा है, कक्ष के रण को काठियावाड़ प्रायद्वीप से कक्ष की खाड़ी अलग करती है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। देखिए, जो कक्ष का रण है एक विस्तृत वानस्पतिक क्षेत्र है जहाँ पे ज्वारीय और कीचड़दार भूमि इस तरह से पाया जाता है। और कक्ष का रण जो है काठियावाड़ प्रायद्वीप से कक्ष की खाड़ी अलग करती है। तो ये आप दोनों स्टेटमेंट याद रखिएगा। इसके बाद इस सेशन का लास्ट प्रश्न है ये। तो पहाड़ियाँ दी गई हैं और क्षेत्र पूछा गया कि कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ पे मैच करती हैं। मतलब ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सुमेलित है। तो जो इसमें से दिया गया है, राजमहल की पहाड़ियाँ पूछा गया है कि तो राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित हैं? ये झारखंड में स्थित है, मालाबार में स्थित है। रेंगमा की पहाड़ियाँ ये पूर्वोत्तर भारत में असम में स्थित है। और लुसाई की पहाड़ियाँ ये भी असम में स्थित, ये मध्य भारत में स्थित नहीं। तो केवल 2 जो है ये सुमेलित हैं, बाकी और सुमेलित नहीं है। तो ये पूरे 30 प्रश्न पूरे हुए। ये पूरा जियोग्राफी का MCQ था जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है। तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।